देखो, जो पिछला सेशन हुआ था ना, उसमें ज्यादा कुछ वैसे हुआ नहीं था। थोड़ा बेसिक बेसिक सा ही बताया गया था कि आपकी बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में बताया था, इसको एक्सपेंड करना बताया था, और कुछ एक क्वेश्चंस के थे। ठीक है, इतना ही हुआ था फर्स्ट क्लास में। अगर किसी बच्चे की मिस भी हुई है तो है ना, वो टॉपिक है हमारा जनरल एंड मिडल टर्म्स। ठीक है, इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखो तो भी यहीं से मिलेगा आपको जनरल मिडल टर्म, और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला। और अ, अगर आप क्लास के एग्जाम्स देखो ना तो भी क्वेश्चंस टीचर्स यहीं से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने बायनोमियल पढ़ ली तो आप में से ही कोई एक बच्चा मुझे बता दो कि मैं कैसे एक्सपेंड करके लिख दूं a प्लस बी की पावर n को। विशाल, वॉइस नहीं आ रही बेटा, और सब लोगों को आ रही है क्या? यस मैम। विशाल बेटा, आपके सिस्टम में गड़बड़ है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। हाँ, तो जिन जिन का बायनोमियल हो गया एक बार मुझे बता दो एक्सपेंशन में क्या लिखूं। मैम इसको ऐसे लिखेंगे, एन मैम NCR, मतलब परमेंटेशन में जो फॉर्मूला आता है ना, कॉम्बिनेशन का, वो लिखेंगे। उसके बाद NC जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर मैम A की पावर N होगी, बी की पावर एंड जी। G की पावर R होगी मैम। नहीं नहीं, ये हाँ, जी अभी आर जीरो करंट। है ना। हाँ, बी की पावर आर होती है वैसे, पर यहाँ पे आर जीरो है तो जीरो होगी। ठीक है, सेकंड टर्म क्या लिखते हैं? मैम NC1, सॉरी मैम। ए की फिर पावर A की पावर मैम अभी वन रहेगी, N-1। एन माइनस वन, बी की पावर मैम R+1 होगा मैम। या नहीं, वन लिए तो वन लेंगे वन लेंगे। थर्ड टर्म मैम NC2, ए A रेस की टू पावर N-2, बी। B की पावर मैम 2 होगी। ओके ठीक है, तीन काफी है, एक लास्ट और बता दो, लास्ट टर्म। मैम NCR होगा। नहीं, एनसीआर नहीं, एनसीएन। लास्ट R। टर्म में जो कोफिशिएंट होता है ना, उसमें एन और आर की वैल्यू सेम होती है, दिमाग में जचा लो ये बात। ए की पावर की जीरो हो पावर जाएगी, बी एंड की। B की पावर मैम N की बराबर होगी। ठीक है, देखो, ये एक्सपेंशन मैंने लिख दी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मैंने लिखी कैसे है। जब हम बायनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं ना, दो चीज होती है, एक तो ये वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक आपका ये बायनोमियल कोफिशिएंट होता है। बायनोमियल कोफिशिएंट कैसे लिखना है? एनसी जीरो याद कर लो बस दिमाग में। ठीक है, एनसी जीरो याद कर लो, उसके बाद क्या करो, काउंटिंग चला दो। एन तो एन ही रखो, ऊपर नीचे काउंटिंग चला दो, 0 1 2 3 4 अप टू एन। ठीक है, कोएफिशिएंट लिख लोगे, उसके बाद क्या आता है, ए की पावर क्या लेनी है। ए की क्या पावर लेते हैं, एन में से आर को सब्ट्रैक्ट करो और वो पावर में लिख दो। यहाँ पे देखो एन माइनस जीरो है, क्या होएगा, एन हो जाएगा, पावर में लिख दी। सेम यहीं पे एन माइनस वन है, इसकी पावर में लिख दी। एन माइनस टू, देखो यही पावर है। ऐसी लास्ट टर्म देख लो, एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो, यही पावर है। ठीक है, ए की पावर हो गई। बी की पावर में क्या करना होता है, जो आर की वैल्यू होती है ना, एज इट इज वही लिखनी होती है। देखो यहाँ आर की वैल्यू वन है, बी की पावर वन है। आर की वैल्यू टू है, बी की पावर टू है। आर की वैल्यू एन थी, बी की पावर एन थी। समझ आया कैसे लिखा है? सिर्फ आपको अगर पहली टर्म भी याद है ना, तो आप पूरी एक्सपेंशन लिख सकते हो। ठीक है, एक बात बताओ अब, अगर मैं कह रही हूं कि ये वाली आपकी फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, T1 लिख सकती हूँ ना इसको। ये वाली आपकी सेकंड टर्म है, T2। ये वाली आपकी थर्ड टर्म है, ये वाली कौन सी टर्म है? ये टर्म कौन सी है? लास्ट। नहीं, लास्ट तो है। टीएन। नहीं, सौरभ, टीएन नहीं है। देखो टीएन क्यों नहीं, NTR। नहीं टीआर भी नहीं है। मैंने एक पीछे जिन जिन्होंने भी ली है या नहीं ली, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पावर एन है, कोई बीच में कोई भी दे दे आपको, कुछ भी दे दे, उससे मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ पावर अगर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? N+1। एन प्लस वन। हमेशा याद रखना, पावर जो है
उससे एक ज्यादा टर्म होती है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया मैम टोटल टर्म्स n+1 है इसमें एक्सपेंशन में, तो अब लास्ट वाली टर्म बता सकते हैं मुझे क्या होगी कोई? Tn+1। Tn+1, ठीक है। Tn नहीं होगी, ये Tn+1 होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, क्या ऑब्जर्व करोगे? जब मैं T1 लिख रही हूँ, टर्म नंबर 1, तो R की वैल्यू क्या ली है मैंने? R की मैम जी वैल्यू 0। T2 ली तब R की वैल्यू क्या थी? 1 3 ली है जब 2 है, और n+1 ली है जब एक कम n। n है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी, जो टर्म लिख रही हूँ R की वैल्यू उससे एक कम है। समझ आई इतनी बात? जो भी टर्म लिख रही हूँ R की वैल्यू उससे एक छोटी है। अगर मैं ये पूछूं बेटा T9 बताओ, नाइन्थ टर्म बताओ, तो क्या होगी नाइन्थ टर्म? सिर्फ पहले कोएफिशिएंट बता दो। तो क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आई? NC8। NC8, ये चीज क्लियर हुई? 8 कैसे लिखा? नाइन्थ टर्म पूछी थी, तो एक माइनस करके लिख दो R। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 - 1 इज 8। समझे R कैसे लिखना है? R कोएफिशिएंट लिख लिया। अब ये तो हमें पता है, देखो हर टर्म में हमें दिख रहा है कि ए बी है बी बी है, यहाँ भी ए बी है बी बी है, इसका मतलब ए और बी तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें पावर्स का नहीं पता, पावर्स सेम नहीं है। तो पावर्स के लिए फिर एक चीज ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब ए की पावर, सॉरी, ए की पावर क्या है? मैंने क्या बताया? एन में से आर माइनस कर रहे हो, वही ए की पावर है ना? तो यहाँ पे ए की पावर क्या होगी? n-8। बेसिकली क्या किया, एन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, n-8। ओके, ए की पावर का पता चल गया। अब बी पे आ जाओ। बी की पावर क्या है? बी की पावर में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो आर की वैल्यू है ना वही बी की पावर है। देखो आर की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 2 है। आर की वैल्यू n थी, बी की वैल्यू n है। तो यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी? 8। 8 होगी। समझ आ गया? ये का यही इधर ऊपर एज इट इज लिख दो। टर्म लिखनी आई? अगर लिखनी आई तो ये बताओ, T50 बताओ। NC49। NC49, 49 क्यों हुआ? 50th पूछी थी, एक माइनस करके लिख दिया। ए की पावर A की राजन पावर ने ठीक n-49। बोला, N n-49। बी की पावर 49। 49। इसका मतलब टर्म तो लिखनी आ गई। सौरभ ने लिखा है B50। सौरभ B50 नहीं, देखो जो नीचे लिखा हो ना, बी की तो ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं, जो नीचे लिखा हुआ है आर की वैल्यू एज इट इज ऊपर लिख दो, ठीक है। टर्म लिखनी आ गई। एक बड़ी सी लिखवा लूं? बड़ी सी लिखवा लूं? ये बताओ। मैम NC999। NC 999। 999। 999। ए, A n-999। B हाँ 999। राजेंद्र, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, n-999 B999, ठीक है। इसका मतलब लिख लोगे। ओके, TR+1। NCR। वंश बता रही हूँ बेटा, एक सेकेंड। क्या वंश आपको टर्म लिखनी नहीं आई? देखो टर्म में क्या करना है आपको, आपसे कोई भी पूछ ले, आप 50th टर्म बताओ, 100th बताओ, 200th बताओ। मान लो मैं 31 की पूछ रही हूँ, ठीक है, टर्म नंबर 31 लिखना है। आप क्या करो, एनसीआर हर टर्म में लिखते हो, आप लिखते हो ना? देखो एनसीआर हर टर्म में, ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और ऊपर देखो एन एन एन, हर जगह एन है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, जब हम एनसीआर लिखेंगे ना, एनसी तो आएगा ही आएगा। आर की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा है, जो भी आप से पोजीशन पूछे, मान लो 31st टर्म पूछी है, तो आर की वैल्यू क्या करो, एक कम करके लिख दो 30, ठीक है। बायनोमियल कोएफिशिएंट लिख दिया। उसके बाद ए पे आ जाओ। ए की पावर कैसे लिखनी है? एन में से ये आर सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, n-30। फिर बी की पावर कैसे लिखनी है? ये जो 30 है ये एज इट इज ऊपर चढ़ा दो, ठीक है वंश? क्लियर हुई टर्म? ठीक है, TR+1 क्या बता रहे थे बच्चे? NCR। एनसीआर, आगे A n-r।
BR. BR. अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको बता देती हूँ क्या किया मैंने। मैं क्या कह रही थी, आर की वैल्यू क्या लेनी है आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब यहाँ इन्होंने r प्लस 1th टर्म पूछी है, तो मैंने क्या कहा था, एक माइनस करके लिखो। करोगे तो क्या बचेगा, खाली r बचेगा। और देखो वही मैंने लिखा है। एनसीआर पता लगने के बाद a की पावर तो तुम लिख दोगे n माइनस r, और b की पावर ये वाली पावर एज इट, ये वाला नंबर एज इट इज ऊपर पावर में लिख दिया। ठीक है वंश, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, ये लिखना आ गया तुम्हें। अच्छा इसको बोलते क्या है, ये पता है किसी को, इसको क्या बोलते हैं? मैम जनरल टर्म. अच्छा जनरल टर्म क्यों बोलते हैं इसको? जनरल टर्म तो बोलते हैं इसको, पर क्या खास बात है इस टर्म में जो इसको स्पेशल नाम दिया गया है जनरल? देखो क्यों दिया गया है वो बताती हूँ। पहले एक काम करो, इसी टर्म में ना r की वैल्यू 0 पुट करो। t r की जगह 0 पुट करा, प्लस 1 इक्वल्स टू n c, r की जगह मैं 0 पुट करूंगी, a n माइनस 0 b 0, यही आएगा ना। r की जगह 0 पुट किया और कुछ नहीं किया। 0 प्लस 1 क्या होता है? ठीक है धर्मेंद्र बता रही हूँ, 0 प्लस 1 क्या होता है, t1 हो जाएगा ये। n c 0, a की पावर n माइनस 0 को क्या लिख दूं, a की पावर n, p की पावर 0। अच्छा ये टर्म कहीं देखी है, ये टर्म कहीं देखी है? यस मैम. ये यहाँ देखी थी ना, ये भी देखो, ये वाली चीज है First फर्स्ट term. टर्म। तो मैं लिख दूं इसको, ये फर्स्ट टर्म आ गई। जब मैंने r की वैल्यू पुट की 0 तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, राइट। अब मैं कह रही हूँ बच्चों r की वैल्यू 1 पुट कर दो, r की वैल्यू 1 पुट कर दो। कर देते हैं, r 1 प्लस 1 इसमें पुट किया मैंने, देखो इसमें First term आ r1, जाएगी. हाँ r1 प्लस 1 nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। इसको क्या लिख दूं, t2 लिख दूं, t2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा ये टर्म भी देखिए अपने पीछे एक्सपेंशन में, दिस term. इज योर सेकेंड टर्म। अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशन तो की होगी यहाँ पे। क्या ऑब्जर्वेशन की है कि r की वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं, 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते जाओगे तो बेसिकली आपको जो पीछे एक्सपेंशन लिखी थी उसकी सारी टर्म्स मिल जाएंगी, मिलेंगी ना। यस मैम. इसीलिए इसको नाम दिया गया है। ये स्पेशल क्यों होगी, क्योंकि इसमें आप r की वैल्यूज चेंज कर करके पूरी एक्सपेंशन की टर्म्स लिख सकते हो अपनी, राइट। इसीलिए इसको बोला गया है जनरल टर्म। अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप टी आर ले लेते जनरल टर्म, आपने टी आर प्लस 1 क्यों लिया? इसका जवाब कोई दे सकता है? वैसे इसका जवाब कोई है नहीं, तुम हंसोगे जब मैं जवाब दूंगी, पर तुम फिर भी ट्राई करो कि टी आर क्यों नहीं लिया। टी आर बताओ वैसे होगी क्या, टी आर यही होगा ना, एन सी आर माइनस 1 ए रेस टू द पावर n माइनस आर माइनस 1 बी की पावर r माइनस 1, यही होएगा। यस मैम. बात बताओ, एक तो मैंने ये लिखी है और एक मैंने ये लिखी है, देखने में सुंदर कौन सी लग रही है, इजी R+1. है ना, बस इसीलिए r प्लस 1 लिया, क्योंकि ये थोड़ा हमें याद करने में इजी हो जाएगी, देखने में भी अच्छी लग रही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें कम दिख रही है, तो हमने r प्लस 1 को जनरल कंसिडर कर लिया। आप कर इससे भी सकते हो पर आप गलती करोगे उसमें, क्योंकि चीजें ज्यादा होगी इसलिए। ठीक है जनरल टर्म आ गई, एक क्वेश्चन करोगे यस मैम. जनरल टर्म का, ये करके बता दो। इसने पूछा है 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 12। क्या करोगे, 10th के लिए कैसे लिखोगे? 10th टर्म पूछिए, इसका मतलब टर्म नंबर 10 पूछिए, क्या करूं, T10 बताओ। मैम 12C9. 12C, सुधांशु चैप्टर नंबर 8 था बेटा, बायनोमियल, बायनोमियल थ्योरम पढ़ा रही हूँ हाल फिलहाल। ओके मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, 12 minus 12C9, 9. A 12 minus ए 9. ए की वैल्यू क्या है? 12 minus 9. नहीं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 2x 2x square. square. 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर, 12 माइनस 9, बी की वैल्यू 1 बाई एक्स 1 की upon पावर x. 9. 9। समझ आया T10?
इसको सॉल्व करना है बेसिकली, यही क्वेश्चन था। सॉल्व कर लोगे? यस मैम। 12c9 ये हो जाएगा 8 x की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर 1760 बाई एक्स क्यूब आएगा। ये कॉम्बिनेशन, ये सॉल्व करना आता है हर बच्चे को? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता हो? सॉल्व करना नहीं आता राजेंद्र? देखो क्या करते हैं, छोटी ट्रिक बता देती हूँ, बाकी कॉम्बिनेशन में इसका पूरा बड़ा डिस्क्रिप्शन है। मैं छोटी सी बात बता देती हूँ। जब आपका मान लो, क्या करोगे आप, 4c2 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करो, पहले नीचे वाला नंबर देखो, कितना कितना है, 2 है। इसका मतलब मेरे को ऊपर ना 2 ही नंबर लेने हैं बस, और पीछे साइड काउंटिंग शुरू कर दो। 4 तो लेना ही लेना है, ऊपर लिखा हुआ है, और एक नंबर और लेना है, इंटू 3। पीछे की साइड मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और नीचे क्या करो, इसका फैक्टोरियल लिख दो एज इट इज। अच्छा, ये तो छोटा एग्जांपल ले लिया। मान लो मैं क्या लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 10c4, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मेरे को ये पता चल गया नीचे 4 है, मुझे 4 नंबर लेने, राइट, 4 नंबर लेने हैं और शुरू करना है 10 से। 10 तो लिख ही दिया, पीछे की साइड काउंटिंग शुरू कर दो मल्टीप्लीकेशन में, 9 8 7, 4 नंबर हो गए, छोड़ दो। नीचे 4 है, 4 का एज इट इज फैक्टोरियल लिख दो। आ गया राजेंद्र? समझ आया? ओके ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे ना? अच्छा, ये तो हो गया आपका जनरल टर्म का। एक इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कोई मेरे को बता सकता है इस चीज का मतलब क्या है? लाइक कहना क्या चाह रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? मैम इसका मतलब ये कि जो टर्म होगी वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगी, जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो टर्म चेंज नहीं होगा। धर्मेंद्र बेटा अभी बताती हूँ, चलो मैं पहले बता ही देती हूँ, 1 मिनट बच्चों, इसको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। बेटा मैंने फैक्टोरियल में क्या लिखा है कि अगर मैं 10c3 लिख रही हूँ और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर देखना, 3 देख लिया। अब आपको 3 से आइडिया हो गया कि आपको ऊपर जब लिखना है ना, तो आपको 3 ही नंबर लिखने हैं, और जो 3 नंबर लिखोगे वो शुरू कहाँ से करने हैं, 10 से करने हैं। 10 लिख दिया, पीछे की तरफ काउंटिंग शुरू कर दो और 3 नंबर लिख दो, 10 9 इंटू 8, राइट। ऊपर का हो गया अपना सॉर्ट आउट। नीचे क्या करोगे, जो ये नीचे लिखा हुआ था ना, इसका फैक्टोरियल लगा के लिख दो। ठीक है धर्मेंद्र, समझ आया? यस या नो कर दो, फिर आगे चलो। कहाँ गया बच्चा क्वेश्चन पूछ के? ओके ठीक है, देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, आप ऐसे मतलब मत समझो, पहले आप मुझे ये बताओ, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके बताओ। ऑर्डर, चलो पहले एज इट इज बता दो, जैसे आपको समझ आ रहा है ना वैसे ही बता दो एक्सपेंड करके। एक्सपेंशन बताओ इसकी, छोटी सी है बिल्कुल। मैम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/x। गलती कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x² इन प्लस प्लस, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। हाँ वो तो कट जाएगा, 2 ही बचेगा। अच्छा, आपने बताया बिल्कुल ठीक है, पर जब हम बायनोमियल्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऑर्डर नाम की एक चीज होती है, पावर्स का जो खेल होता है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? अगर मैं क्या कह रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रही हूँ ना, बच्चों ने याद कैसे कर रखा है, मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सबने ऐसे ही कर रखा है ना, सच्ची सच्ची बताना। यस मैम। मैंने भी ऐसे ही किया था, ये इजी तरीका है याद करने का। ठीक है, ये याद करने के पर्पज से ठीक है, लेकिन ये जो इसका तरीका है ना लिखने का, ये गलत है। जब हम बायनोमियल में लिखते हैं ना, तो हमारी ये जो पावर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखो यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ भी, यहाँ तो इस टर्म में a की पावर क्या होगी, 0, और इस टर्म में a की पावर क्या है, 1। तो ये ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं हो रही ना, पावर्स पहले 2 थी, फिर एकदम से 0 होगी और फिर 1 होगी। ग्रेजुअल डिक्रीज क्या होता है, पहले पावर 2 है, फिर एक कम हो, फिर 0 हो, ठीक है, ये होता है ग्रेजुअल डिक्रीज। बेशक आप एक्सपेंशन में देख लो जो हमने लिखी थी,
यहीं से पता चल जाएगा ग्रेजुअल डिक्रीज कैसे हो रहा है। ये देखो, a की पावर n थी, पहले 1 कम हुई है पावर, फिर 2 कम हुई है पावर, फिर आगे एक और कम हो जाएगी, एक के ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ऐसे लग रहा है आपको अगर a की पावर n है तो सीधा दूसरे टर्म इन्होंने a की पावर n-2 लिख दियो, ऐसे नहीं है ना, ग्रेजुअल डिक्रीज है ना। ऐसे ही b की पावर देख लो, 0 थी, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, 1 होगी, फिर एक और ऐड हो गया, 2 होगी, ऐसे ही एक और ऐड हो गया। बेसिकली एक की पावर तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, एक की पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरे को ये बताओ, जो ये चीज लिखी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने पहली टर्म तो लिख दी a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आई आपको a स्क्वायर में, a स्क्वायर लिख दिया। अब a की पावर 2 है, ग्रेजुअली डिक्रीज होके क्या होना चाहिए, a की पावर 1। ऐसी कोई टर्म है जिसमें a की पावर 1 है? नो मैम। ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें a की पावर 1 है। फिर से मैम देखो, 2ab। हाँ 2ab है, तो पहले हम 2ab लिखेंगे ना कि b स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ a की पावर 1 होगी, अब हमें पता चल गया 1 है, तो इससे एक छोटे वाली लो, a की पावर 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 देखो है किसी में? मैम अब बी तो स्क्वायर में। एक बच गई, वो तो एज इट इज लिख दो बेशक। ठीक है, समझ आया है ग्रेजुअल वे क्या होता है। अब देखो, आपने a की पावर देखी है ग्रेजुअली डिक्रीज करके, आपने a पे फोकस करा, पर एक बात देखो, b की ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे b की पावर 0 थी, यहाँ b की पावर 1 होगी, यहाँ b की पावर 2 होगी। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप एक पे फोकस करोगे ना तो दूसरे की तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगर आपको ये तरीका समझ आया तो मुझे एक बार a प्लस बी का होल क्यूब लिख के बताओ, और अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा ना तो वो मुझे फॉर्मूला बता दो कि तुमने याद कैसे कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है तुमने कैसे याद कर रखा होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। मैंने भी ऐसे ही किया था, सभी ने ऐसे कर रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे ही कर रखा है। यस मैम। वंश, कहाँ पे जीरो पूछ रहे हो बेटा आप? कहाँ लिखा है भाई मैंने जीरो? मैम उसका डाउट है कि बी स्क्वायर जब है तो वहाँ पे a की जब बता ही नहीं रखा तो वहाँ पे 0 कैसे आपने पता। अच्छा, कहाँ पे, कौन सी स्लाइड में? मैम जो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है उसमें, क्या डाउट है उसका? कि a प्लस b के होल स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो b स्क्वायर लिखते हैं, पर उसमें a की बात नहीं हो रही b स्क्वायर में, तो हमने a की वैल्यू 0 कैसे ले ली, वो उसे समझ नहीं आ रहा। बेटा वो एक्चुअली हमने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है कि बायनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। a की पावर 0 क्यों आ रही है यहाँ पे? देखो, बायनोमियल का लिखने का तरीका क्या होता है, आपने a की पावर 2 तो लिख दिया। अब आप, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप इसको बिना फॉर्मूले भी एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे? देखो, मैं ये वाला समझा रही हूँ आपको। आप क्या करो, एक्सपेंड करने के लिए पहले a क्यूब लिख दो, ठीक है, पहला नंबर उठाया उसका क्यूब कर दिया, मैक्सिमम पावर जितनी दे रखी है। अब किसी को फॉर्मूला याद नहीं भी है ना, तो भी लिख देगा वो। कैसे लिखेगा? वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रही अभी। a क्यूब था, मैंने कहा था एक पावर a की कम करो और एक पावर b की ऐड करो। मैंने ये पिछले सेशन में बताया है, मैंने पूरा सेशन इसको डेडिकेट किया था। a की पावर 1 कम कर दी, एक पावर इसकी ऐड कर दी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी? फिर से एक a की पावर कम करो, एक पावर b की ऐड कर दो। और फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी? a की पावर अब दोबारा कम करोगे तो a की पावर 0 हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली 1 होगा। तो बेसिकली क्या बच गया आपका? b क्यूब। ठीक है, ये तरीका होता है बेटा एक्सपेंशन लिखने का। बच्चे, आप क्या, इसको तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये पूछ लेंगे a प्लस बी की पावर 50 लिख के बताओ, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते ना। आपको एक पैटर्न तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई, हाँ हम इजीली इस तरीके से इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल लिखने का तरीका बताया है। कोफिशिएंट्स का भी एक पास्कल ट्रायंगल से भी बताया था मैंने, कॉम्बिनेशंस यूज करके भी बताया था, पर अब वो सारा का सारा रिपीट करूंगी ना तो हम इस लेक्चर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वंश, या तो आप पहले वाला लेक्चर देख लेना। बाकी कोई और भी है क्या जिसको एक्सपेंशन में लिखने में दिक्कत है? ये एक्सपेंशन आई है a प्लस बी की होल क्यूब, कैसे लिखोगे ऑर्डर मेंटेन करके? यस मैम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या लिखूं, अब मुझे वैसे बता दो, एक्सपेंशन कैसे होगी उसकी, ये वाले की एक्सपेंशन, करेक्ट एक्सपेंशन बताओ। मैम एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस हिसाब से करिए एक्सपेंशन। मैंने पहले एक्स स्क्वायर, फिर 2ab पुट करना प्लस बी स्क्वायर। ऑल राइट। वंश, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा लेक्चर, रिकॉर्डिंग्स डल गई क्या बच्चों?
मैम। हाँ तो उसी पे क्या नो बोला है यस बोला है? नो मैम। नहीं डली है? नो मैम। अच्छा अच्छा, चलो आज बोलती हूँ मैं, मेरे लेक्चर के नोट्स तो आप लोगों को आज शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है? और डीपीपीज वगैरह जो भी है ना वो तो मैं सेंड कर दूंगी। एक्चुअली क्या है बच्चों, अभी ना हमें ग्रुप का एक्सेस नहीं मिला है, जो आप लोगों के ग्रुप्स हैं। हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये सब करके और फिर टीम को फॉरवर्ड करना पड़ता है और फिर टीम आपको भेजती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक दो दिन में हमें ग्रुप्स मिल जाएंगे ना तो हम डायरेक्ट आप ही को फॉरवर्ड कर दिया करेंगे, ठीक है? ये लिखना आया सबको? अब मुझे यूं बताओ, मेरा क्वेश्चन ये था कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसमें? मैम 2। टू। अब ये टू यहाँ क्या है? सेकेंड टर्म है ना? तो आपका आंसर यहां से तो सेकेंड टर्म आएगा। अब देखो, अगर मैंने अगर मैं ये वाला केस लेती ना एक्सपेंशन का, तो इसमें टू कहाँ है? आपकी थर्ड टर्म है ना? है ना? हो गया ना चेंज आंसर? इसका मतलब तो आपका आंसर ही चेंज हो गया, एक में टू आ रहा है एक में थ्री आ रहा है, तो आप कौन सा बताओगे? इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना समझ आया सबको? बेटा ए माइनस बी में कुछ नहीं है, देखो ए प्लस बी की पावर एन का आप एक्सपेंशन कर रहे हो ना, और आपसे पूछ ले ए माइनस बी का एक्सपेंशन बताओ, तो क्या करोगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना राजेंद्र बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया है मैंने, बेसिकली जहां पे आप एक्सपेंशन में बी लिख रहे थे ना उसकी जगह इस बार माइनस बी पुट कर देना, ठीक है? बस ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें, समझ आया राजेंद्र? ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन दे दूं इस पे, करोगे? क्वेश्चन एक्चुअली मैंने जेई का ले रखा है इस पे, चलो क्वेश्चन एक बार बाद में दूंगी, पहले आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। एक क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट है आपका मिडल टर्म, ठीक है? और मिडल टर्म को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे? पहला, व्हेन पावर इज इवन, सेकेंड व्हेन पावर इज ऑड। क्या कहना चाह रही हूं मैं? पावर इवन ऑड का क्या मतलब है? अगर एक चीज मैं लिख दूं a प्लस बी की पावर 4, और अगर मैं एक लिख दूं a प्लस बी की पावर 5, ये क्या है? इवन पावर। 4 इज इवन, 4 इज एन इवन नंबर। 5 क्या है? ऑड पावर। इवन ऑड का चक्कर क्यों पड़ गया यहाँ पे? क्योंकि मिडल टर्म्स आपकी नंबर में भी डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे होती है देखो, पहले मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? मैम 5। मैम A4B0 प्लस 4। नहीं नहीं बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रही हूँ, वो तो आप एक्सपेंशन बता रहे हो, वो तो ठीक है। मैं पूछ रही हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मैंने क्या बताया था, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, 4 + 1 = 5। यहाँ कितनी होंगी? 6। मैम 6। 6, ठीक है? चलो 5 एक ऑड नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। ऑड नंबर लिख लेती हूँ मैं, T1 T2 T3 T4 T5। मिडल टर्म क्या दिख रही है आपको यहाँ? 3। ये मिडल टर्म है, दो इधर छोड़ दी मैंने, दो इधर छोड़ दी, एक बीच की टर्म होगी। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला? अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है तो हमें कितनी मिडल टर्म्स मिल रही हैं? 1। 1। अब 6 इवन पे आ जाओ, 6 लिख देती हूँ, T1 T2 T3 T4 T5 T6। यहाँ कितनी मिडल टर्म्स हैं और कौन सी हैं? मैम T3 एंड T4। इसका मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है तो आपकी मिडल टर्म्स अब यहाँ एक नहीं मिलेंगी, यहाँ टर्म्स मिलेंगी दो, ठीक है? इतना समझ आया? देखो ये चीज आपको याद नहीं करनी है, ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रही हूँ कि जब आपकी पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई, तो आपकी टर्म कितनी मिलेगी? एक। जब पावर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? इवन, तो आपकी जो मिडल टर्म्स हैं दो मिलेंगी। आपको जो याद रखना है ना वो सिर्फ इतना याद रखना है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन आ गया आपका मिडल टर्म का, आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले पावर चेक करना, ठीक है? पावर आपने देखी, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो फॉर्मूला लगा देना, मिडल टर्म की पोजीशन के लिए फॉर्मूला लगा देना n + 2/2। जस्टिफाई करें इसको, n की वैल्यू पुट करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। n क्या है यहाँ पे? 4। जो पावर गिवन है बेसिकली वो n है आपकी। पुट करके देखो आंसर 3 क्या आ रहा है आंसर।
3 आ रहा है ना, और पीछे जब हम T1 T2 T3 लिख के कर रहे थे तब भी T3 आ रहा था। इसका मतलब जस्टिफाइड हो गया फॉर्मूला। जब आपकी पावर ऑड है तो आपकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, ये चीज याद रखनी है। और फॉर्मूला क्या होएगा निकालने का, n+3/2 और n+1/2। समझे? इसमें जस्टिफाई करके देख लो क्या हो रहा है जस्टिफाई। अब की बार n की वैल्यू क्या है, 5। पुट करो इसमें, 5+3/2, 5+1/2 क्या आ गया, 4 and Yes, 3। ma'am. यही आया था ना आपका, आया था कि नहीं आया था? ये Yes, आपको ma'am. क्या मिली है, पोजीशन मिली है। पोजीशन कैसे, 4 और 3 का मतलब क्या है कि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, अभी आपको पोजीशन मिली है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि वैल्यू बताओ मिडिल टर्म की, तो आप क्या करोगे, फोर्थ टर्म को T4 लिखना मैंने आपको सिखा दिया ना, लिख दोगे, और T3 Yes, लिखना ma'am. भी सिखा दिया। समझ आया सभी बच्चों को मिडिल टर्म क्या चीज है? दो ही चीज याद रखनी है। क्वेश्चन देगा, पावर देखना, इवन है ऑड है। इवन हो तो फॉर्मूला लगा देना n+2/2, ऑड है तो फॉर्मूला लगा देना n+3/2 और n+1/2। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया ना तो कोई मुझे आंसर नहीं बोलेगा। एक बार मुझे ना क्वेश्चन करके दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 1। और तुम ऐसे आंसर मत देना मुझे, कॉल पे आंसर देना। फटाफट कर दो। मिडिल टर्म का क्वेश्चन है, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है। बाकी बच्चे, ये जिसने मेरे को ए आंसर दिया ना बेटा, ये मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। दो बच्चों का ए आया है, एक बच्चे का डी है। ओ ये डी, डी तो जिसने दिया वो तो एक नंबर है बच्चे। यूजुअली ना नन ऑफ दीज पे टिक करते हुए ना ऐसे होता है, वो ऐसा भी हो सकता है क्या, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। ओके, एक बच्चे का बी आया है, एक का सी। ओके, डिफरेंट आंसर्स हैं सबके। ठीक है ठीक है, 3 2 1 1। ओके ठीक है, अब अपना अपना आंसर देखना। देखो, मिडल टर्म आते ही मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या देखोगे, क्या देखा आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे, पावर देखी होगी ना। पावर क्या है, ये इवन है और ऑड है? Even. इवन है, तो इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना था? मैम n+2 है। n+2/2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2n. 2n+2/2। ये क्या हो गया बेसिकली, n+1th टर्म। आपको पता चल गया n+1th टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म है। लेकिन इसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ, इसने वैल्यू पूछी हुई है इसकी। तो बेसिकली आपको Tn+1 निकालना है। अच्छा, Tn+1 कैसे लिखोगे ये बताओ मुझे। NCN. n, n क्या है यहाँ पे, 2n. 2n, 2n Cn, 2x/3 की पावर 2n n -3/2x² की पावर n। ऐसे ही n. लिखोगे? कोई बच्चा है जिसको एक्सपेंशन समझ नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको एक्सपेंशन समझ नहीं आई? No, सब ma'am. सबको आ गई? धर्मेंद्र, राजेंद्र बेटा आपको आ गई? एक बच्चा हमारा था वंश। सबसे इंडिविजुअली पूछना पड़ता है, आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? मैं पूछ भी तो रही हूँ ना, एक ही बच्चा जवाब दिए जा रहा है। मैम माइक जी आ गई। माइक मैंने आप लोगों के लिए ऑन कर रखा है। पता है मेरा क्लास में ना, क्या 1 मैम? घंटे क्लास में मेरे 15 मिनट तो है ना ऐसे ही पूछते पूछते चले जाती है, बच्चों जवाब दे दो, बच्चों जवाब दे दो। जैसे तो ना मैम को जरूरत है पढ़ने की, बच्चों को नहीं है। देखो, ये इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, एज इट इज आप इसको सिंप्लीफाई कर लो अब, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। 2x/3 की पावर क्या हो जाएगी, 2n - n इज n। अच्छा, एक चीज बताओ अब,
अगर मैं इस चीज को, इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करके ऐसे लिख दूं, तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ ना आया हो मैम आपने कैसे लिख दिया ये, इस वाले ब्रैकेट को? अगर नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सिंपल वे में बता दूंगी इसको, अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा हो तो। लेकिन बेटा बोलना पड़ेगा कि मैम नहीं आया, और आई थिंक बोलने में तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना। बता दो चलो कि ये लिखना आ गया आपको ऐसे। यस मैम। दीपक को नहीं आया, देखो ठीक है। दीपक बेटा क्या करो, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा ना, देखो ये है -3/2x² की पावर n है, आप क्या करो, अंदर ना ऐसे लिख लो, -3 को ऐसे लिख सकते हो ना, एक ही तो बात है ना, एक ही बात है। अब आप अंदर ले जाओ पावर्स, -1 की पावर n इंटू 3/2x² की पावर n। अब आया लिखना? अब आ गया लिखना? ओके ठीक है, बस यही दिक्कत थी। अच्छा एक बात देखो, मैंने ना सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व किया है और मेरे को थोड़ी सी हिंट तो यही मिल गई। मैंने जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो मेरा आंसर यहाँ इस ब्रैकेट सॉल्व करने पे आ रहा है -1 की पावर n 3/2x² की पावर n। आपको ये चीज दिख रही है? अब ऑप्शंस में देखो, अब पता चला कौन सा ऑप्शन आएगा, हिंट मिली MP। है ना? एक ही ऑप्शन, वैसे तो इसमें नन ऑफ दीज भी है, आपको ये पूरा ही सॉल्व करना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो उस टाइम पे। पर हाल फिलहाल मुझे पता है भाई बी ऑप्शन है, और मुझे ये दिख रहा है कि -1 की पावर n आ गई, तो मैंने फटाफट इस ऑप्शन को टिक कर दिया। कर लोगे ये सॉल्व, काटा पिट्टी ही करनी है इसमें, अब और कुछ नहीं करना। ठीक है कर लोगे? सब बच्चे बता दो एक बार, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो चैट में लिख दो, थम्स अप कर दो, यस भी मत लिखो। और बताओ सॉल्व और। हो गया पूरा। अच्छा हो गया, ओके ठीक है। हाँ ऐसे लिख दिया करो, देखो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे यस देख के। थम्स अप भी भेज सकते हो अगर यस नहीं लिखना तो। अच्छा इससे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, सेकंड ट्राई करो, और ये भी आंसर मत बताना, ये भी पॉल पे दो आंसर। अगर सेकंड टर्म में कोई ये पूछना चाह रहा है ना कि मैम बस स्टार्टिंग बता दो, तो स्टार्टिंग में बता दूंगी। धर्मेंद्र आपने हैंड रेस किया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो मैम, नो मैम। ठीक है ठीक है, ट्राई करके देखो सेकंड क्वेश्चन, पूरा दिमाग घुमा दो जितना घुमा सकते हो, कहीं तो पहुंचोगे ही। कोई कर पा रहा है थोड़ा बहुत भी? अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। वंश कह रहा है कर पा रहा हूं मैम, ओके वंश 1 मिनट और दिया आपको। बाकी सारे, कुंदन नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कुंदन अभी कराती हूँ। दीपक भी नहीं कर पा रहा, ओके ओके। भाई किसी को और टाइम चाहिए, कोई कर रहा हो तो, नहीं तो मैं कराऊं क्वेश्चन। ओके सोनू ठीक है। सौरभ उदास हो गया। वंश सिंह नो मैम करवा दे, ओके ठीक है। ये सी किसने आंसर दिया बेटा? जिसने भी दिया आंसर ठीक है, नाम बताओ अपना। अच्छा अच्छा ओके, ओके ठीक है। देखो अभी जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग कुछ x की पावर 0 का डिस्कशन कर रहे थे ना, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ डी भी बोल सकते हो, ये एक्चुअली यहाँ गलती से लिखा गया, इसको 3 कर लो, दो ऑप्शन सेम हो गए ना आप कैसे। तो मैं x की पावर 0 का डिस्कशन कर रही थी जब, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आए तो आपको बेसिकली जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है।
तो ठीक है, रिलेट करके देखो, x की पावर 0 की बात कर रही थी, अब मैं यहाँ बेसिकली x की पावर p और x की पावर q की बात कर रही हूँ, तो जनरल वाला ही लगा दें, जनरल टर्म वाला ही लगा दें, और तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। tr+1 अगर मैं लिखूंगी यहाँ तो क्या होएगा, p+q+c=r, यही होएगा, 1 की पावर p+q-r, x की पावर r। इसको लिखने में किसी को दिक्कत है? बस यही लिखना था, इसमें हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसको लिखने में किसी को दिक्कत है? देखो मैं 3 बार पूछ चुकी हूँ कि इसको लिखने में किसी को दिक्कत है, और अभी तक एक बच्चे ने भी नहीं बोला है। नो मैम। नो मैम। देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है No, कि ma'am. x, हाँ ठीक है, x की पावर p का कोएफिशिएंट बताना है। आपकी जो आपने लिखी है जनरल टर्म, इसमें आपके पास x की पावर r है, तो मैं r को p से रिप्लेस कर दूं, p से रिप्लेस। अगर मैं r को p से रिप्लेस कर दूंगी तो क्या आएगा, p+q, r की जगह p लिख दो, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, हट ही जाएगा वो, ठीक है। बेसिकली क्या बचेगा, x की पावर p। आ गया, आ गया कोएफिशिएंट x की पावर p का, मिल गया। क्या है कोएफिशिएंट? हाँ धर्मेंद्र ठीक है, क्या है x की पावर p का कोएफिशिएंट? मैम 1। नहीं, अरे नहीं, c तो आंसर है बेटा, मैंने पूछा है एक, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है, x की पावर p के साथ क्या है, p+q+cp नहीं है, यही तो होता है आपका कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसी को तो बोलते हैं। बेसिकली जो भी कांस्टेंट टर्म आपकी x के साथ जुड़ी हुई होती है ना, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे वही पूछा हुआ है, कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा पूरा कोफिशिएंट। क्या है कोफिशिएंट? p+q+cp। हमें x की पावर p का कोफिशिएंट मिल गया, ठीक है, हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, इसने पूछा है x की पावर q का कोफिशिएंट बताओ। अब कुछ दिमाग में आ रही है बात की, अब मैं क्या करूं? जब मैंने x की पावर p का निकालना था, मैंने क्या किया था, x की पावर p का निकाला था तो मैंने r की जगह क्या पुट किया था, p पुट किया था। x की पावर q का निकालना है तो मैं क्या करूं, r की जगह क्यों पुट करें? r की जगह q पुट कर दूंगी। करके देखो, आपको अपने आप मिल जाएगा, c q, 1 की पावर तो कुछ भी करोगे एज इट इज, x की पावर q आ गया ना, x की पावर q। इसका क्या है कोफिशिएंट, p+q। ये है, समझे? इसका मतलब x की पावर q का हमें क्या मिल गया, p+q+c=q। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। कोफिशिएंट जो p का, x की पावर p का मिला है, कोफिशिएंट जो x की पावर q का मिला है, इसका क्या निकालना है, रेशियो। इसका मतलब क्या करना है, p+q+cp/p+q+c=q। ये सभी बच्चे सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? हो गया क्वेश्चन, ये सभी बच्चे सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लेंगे। Thank you, ma'am. ठीक है, आपका आंसर इस, जब आप सॉल्व करोगे ना तो 1:1 आएगा, ठीक है। मतलब मैं नोट्स में वैसे तो मार्क कर दूंगी। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ आए? यस मैम। ठीक है, देखो ये मैंने करा दिया ना मिडिल टर्म वाला, तो एक जेई का क्वेश्चन करवाऊं, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा जेई में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इनसे। यहाँ करवाते हैं, देखो। अच्छा तुम्हारी चॉइस है, ये बताओ कि जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, एक तो मैंने ले रखा है कांस्टेंट टर्म पे ले रखा है, एक मैंने मिडिल टर्म पे ले रखा है, इन दोनों में से बता दो कौन से पे करना चाहोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है उसी पे बता दूंगी क्वेश्चन। एक तो कांस्टेंट टर्म, एक मिडिल टर्म, बताओ। जेई का क्वेश्चन लेवल से ऊपर हो जाएगा? अच्छा वंश, नहीं बेटा नहीं होएगा, देखो मैं समझाऊंगी इस तरीके से, अगर आपको वो आ गया ना तो आप इससे नीचे वाले क्वेश्चंस तो सारे ही कर लोगे। अच्छा प्रिंस और वो कह रहे हैं कांस्टेंट टर्म का, देखो वंश ट्राई करना चाहिए हर चीज। एक बात बताओ, अगर आप एक चीज ऊपर लेवल की कर लोगे तो फॉर श्योर आप नीचे की तो जितने हो सारी कर लोगे, कर लोगे ना। क्वेश्चन 1 कौन सा है, कोई 1 समझा दीजिए। वंश 1 कौन सा है, 1 कौन सा था?
वो मिडल टर्म ये वाला कह रहे हो क्या? अच्छा कोई एक समझा दीजिए, ओके ओके ओके, कांस्टेंट वाला ही समझा देती हूँ, बच्चों को कांस्टेंट का मतलब नहीं पता होगा। देखो क्वेश्चन है, इफ द टर्म, if the constant term, if the constant term in root x minus k upon x square की पावर 10 is 405, ठीक है, हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है बेटा, और ये आया हुआ है आपका जेई मेन 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो। और इसमें ना जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना वही लगना है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है ना वो चाहे फिर जेई में आया हो किसी में आया हो क्वेश्चन कर देगा। क्वेश्चन समझ आया क्या कहना चाह रहा है? यस मैम। क्या समझ आया, क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा ये के की वैल्यू छोड़ो, मॉड्यूलस ऑफ के तो डायरेक्ट हो गया कि ठीक है इसकी वैल्यू बतानी है, जो पहली लाइन लिखी हुई है उसका मतलब बताओ। मैम इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में NCR आता है उसकी वैल्यू 405 दे रखी है। हाँ कांस्टेंट, हाँ जरूरी नहीं बेटा एनसीआर हो, कांस्टेंट टर्म का मतलब समझाओ मुझे, कांस्टेंट टर्म क्या है? हाँ वंश के का मोड निकालना है ये तो दिख ही रहा है। कांस्टेंट टर्म मतलब अगर कुछ ऐसे टर्म लिखी हो, मान लो 2, 10, 15, 100, 200 समथिंग लाइक दैट, ये क्या है, सारे कांस्टेंट ही है ना, इनकी वैल्यू 2, 10, 15, 100, 200 ही रहेगी, चाहे इनके साथ कितनी धक्का मुक्की कर लो, है ना, रहेगी ना। अगर इनके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हो तो क्या ये कांस्टेंट है? नो मैम। नहीं है ना। तो एक चीज समझ आ रही है, कांस्टेंट का मतलब कोई वेरिएबल नहीं है वहां पे, है ना। वेरिएबल नहीं है का मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि x की पावर 0 है? कैन आई से दैट? यस मैम। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। x की पावर 0 कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैम जनरल टर्म में। नहीं हाँ जनरल टर्म में एक चीज और बताई थी ना कि फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला नहीं था। टर्म यस इंडिपेंडेंट मैम। ऑफ एक्स में हम बेसिकली क्या डील कर रहे थे, एक्स की पावर 0 ही तो डील कर रहे थे ना। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का ही क्वेश्चन है, इसमें बस इस टर्म का ही लोचा था, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये इन्होंने घुमा के दिया ही इसलिए हुआ है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, क्या करोगे? एक ही चीज बताई थी, क्या करोगे? साफ हो गया इतनी देर में, क्या करोगे? जनरल टर्म लिखोगे? नहीं बताया था मैंने जनरल टर्म लिखोगे? जनरल टर्म लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं, हम कहाँ से शुरू करें, हमें जनरल टर्म का पता है बस, हमें ना पता है कि सेकंड टर्म बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है, 10th बोल रहा है, 20th बोल रहा है। जनरल लिख दो, लिखो जनरल, कोई बताना चाहेगा या मैं लिख दूं? अच्छा वंश कह रहा है क्वेश्चन को समझेंगे और जनरल टर्म लिखेंगे, जो पहला पॉइंट बोला है ना वंश, मस्त लिखा है, क्वेश्चन को समझेंगे। जनरल टर्म लिख दी, कोई नहीं बोलना चाह रहा, चलो कोई नहीं। 10CR एनसीआर रूट एक्स रूट एक्स पावर 10 माइनस R 10 माइनस आर माइनस के माइनस बाय, K एक्स R। ठीक है लिख दी। अच्छा देखो मैंने ये क्या कहा है कि आपको x की पावर 0 के साथ डील करना है ना, इतना तो समझ आ गया हमें, x की पावर 0 मतलब हमें बेसिकली x की पावर के साथ डीलिंग करनी है। तो पावर के साथ तो तब डील करोगे ना जब ये इकट्ठी करके लिखोगे, एक साइड इधर रूट एक्स पड़ा है एक जगह, उधर उसकी पावर 10 माइनस आ रहा है, उधर 1/x² की पावर आ रहा है, तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते पावर के साथ डील। तो क्या करें, इकट्ठा कर लेते हैं एक्स की पावर्स को, माइनस इस के से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हालांकि हमें वैल्यू के की ही निकालनी है, पर हाल फिलहाल हमें एक्स की पावर से मतलब है। के की वैल्यू माइनस के को अलग से निकाल लो, निकाल लिया। अच्छा रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर को ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 10 - r/2, इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को लिखने में? नो मैम। लिख दिया मैंने। और 1/x² की पावर r को मैं क्या लिख दूं, x - 2r लिख दूं, x की पावर -2r। क्या किया मैंने, एक पहले तो मैं इसको ऊपर लेगी, क्या हो जाएगा x की पावर -2,
उसकी पावर r है, तो अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x की पावर -2r। समझ गए? यस मैम। तो लिख दूं मैं यहाँ पे x की पावर -2r। अच्छा, अब देखो एक ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखी है कि अगर x की पावर a है और अगर x की पावर b है तो ये किसके इक्वल होता है? x की पावर मैम एक्स ए बी। a b नहीं, a प्लस b। जब ए बेस प्लस सेम बिल्कुल होते हैं और हाँ मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, और इन केस अगर ऐसे हो ना तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट? तो यही वाला लगा दो यहाँ पे। देखो x की पावर है, x की पावर है, क्या करोगे? पावर्स को ऐड कर दो, 10 CR माइनस k की पावर r। पावर ऐड करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 10 - 5r/2। एलसीएम लेके देखो, आ जाएगी ना? अब आपको x की एक सिंगल पावर मिल गई है। अब आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें x की पावर 0 करनी है ना? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो वही होगी ना जिसमें पावर 0 होगी, तो पावर को 0 कर दो। 10 - 5r/2 को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? फटाफट बता दो, क्वेश्चन मुश्किल हो गया, बच्चों ने क्लास ही छोड़ दी। 0। एक्स की आर की वैल्यू 0 होगी। ध्यान से देखो, सिंपल इक्वेशन है बेटा। इधर 2 मल्टीप्लाई जाएगा 0, 10 - 5r इक्वल्स टू 0। इधर जाएगा 5r, r की वैल्यू क्या होगी? 10/5 इक्वल्स टू r। ऐसे नहीं होएगा, 2 हो जाएगी। हाँ जी, ठीक बोला है। r की वैल्यू मिल गई 2। r की वैल्यू मिलते ही तो अब हम टर्म तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना? पुट कर दो उसमें, पुट कर दो इसमें। अगर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? पहले मैं लिख लेती हूँ टर्म क्या है। TR+1 है आपकी 10 CR √x की पावर 10 - r। यहाँ मत लिखो, आप एक काम करो, ये वाला जो हमने सॉल्व करके लिखा है ये भी तो TR+1 की वैल्यू है ना? देखो हमने सॉल्व भी तो किया है ये बेसिकली सिंप्लीफाइड वैल्यू है TR+1 की। इसमें पुट करते हैं r की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 10c2 - k की पावर 2, 10c2 - k की पावर 2। x की पावर जब पुट करोगे 10 - 5, r की जगह 2 पुट करोगे तो 10 - 10 हो जाएगा, दैट इज 0। x की पावर 0 क्या हो गया आपका? 1 हो गया ना? 1। ये वाला पोर्शन तो पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब एक बात देखो, हमारे पास टर्म सिर्फ इतनी बच गई। इसको सिंपल करके लिख लो, 10c2k²। दिख रहा है आपको? कांस्टेंट टर्म आ गई। क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट टर्म ही चाहिए थी जिसमें x की कोई पावर ही ना हो। तो आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका r का आंसर ठीक निकला है, तभी आपको टर्म जो है कांस्टेंट टर्म मिली है जिसमें x नहीं है। अब इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है? 405। पुट कर दो इसको। 10c2k² को किसके इक्वल पुट करोगे? 405 के इक्वल। सॉल्व कर दो इसको, k की वैल्यूज मिल जाएंगी। 10c2 को सॉल्व करोगे तो 10 × 9/2 फैक्टोरियल इंटू k² इक्वल्स टू 405। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45 k² इक्वल्स टू 405। k² की वैल्यू आ गई 9। व्हाट इज k? k किसके इक्वल होगा? ASN बेटा आपका रियल नेम क्या है? मुझे पता होना चाहिए ना। दीपक 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 मैंने अभी, ओके आयुष, ठीक है ठीक है ठीक है। दीपक मैंने आपको k² इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है, तो जब आप स्क्वायर हटाते हो तो आपकी दो वैल्यूज आती है ना? दो वैल्यूज आती है ना, +-3। क्यों आती है दो वैल्यूज? अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। तो बेसिकली k की दो वैल्यूज हुई ना, k की दो वैल्यूज होगी। पूछ क्या रखा था? मॉड्यूलस ऑफ k। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? -+3। आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा है। मॉड्यूलस का मतलब कोई भी वैल्यू हो उसको क्या कर देता है मॉड्यूलस? पॉजिटिव कर देता है। तो जब हम +-3 को इसके अंदर डालेंगे आंसर हमें एक ही मिलेगा। समझ गए? एक कैसे मिला? आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ आया? जेई में थोड़े लेंदी डाल देते हैं, पर कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ आ गया ना कि कॉन्सेप्ट क्या लगाया है?
हमें कॉन्सेप्ट से ही मतलब है, अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है ना तो दिक्कत नहीं होगी, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो। अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। और अगर आप लोगों को जेई, देखो मैंने जेई के 2 क्वेश्चन और लिए थे, वो भी लेंदी है, मैं आपको लिख देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो अगर आप ट्राई करो तो, क्योंकि मेरे नोट शाम तक ही डलेंगे। नहीं वैसे मैं डलवा दूंगी नोट्स तो भी। समझ आया आपको? आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूं क्या? मैंने इंपॉर्टेंट से लिखे हुए, Yes, एक ma'am. समरी सी लिखवा देती हूँ। देखो लिख ही लो ये। वैसे मैं नोट्स में ऐड करूंगी, पर मैं इस बार वाला में ऐड नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम वाले में ऐड करूंगी। फिर भी आप लिख लो, प्रैक्टिस कर लेना। देखो पहले तो लिख लो कि अगर आपको a प्लस बी की पावर n दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, तो n प्लस वन जाएगा, राइट। एक आपका कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट स्टिल टर्म फ्रॉम एंड, मतलब वो ये पूछ ले आपसे कि पीछे से 13th टर्म बताओ, आगे से तो आपने निकालना सीख लिया, T13 आप डायरेक्टली लिख दोगे आराम से, लेकिन वो आपसे पूछ ले पीछे से 13th टर्म बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पीछे से 13th टर्म बेसिकली n माइनस आर प्लस टू, समझ रहे हो? n माइनस आर प्लस टू, टूथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, ये लिख लो, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कैसे किया इन्होंने। अच्छा, एक आपका कोई वो होता है x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, इसकी वैल्यू पूछते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकालने को बोलते हैं। तो बेसिकली सारे के सारी जो आपकी ऑड टर्म्स है उनका सम आ जाएगा, x की पावर n प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू ए, इसको b कर लो, नहीं a गिवन है ना, b की वैल्यू a गिवन है, ए स्क्वायर, समझ रहे हो? अब आगे कंटिन्यू कर लोगे इसको, 0 है 2 है तो अगली वाली में क्या आएगा 4, उससे अगली में 6, फिर 8, फिर 10। बेसिकली ये क्या है? आपकी ऑड टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर पे थी ये टर्म्स जब हमने एक्सपेंशन लिखी थी। ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये आपकी थर्ड टर्म थी। आप एक्सपेंशन खोल के देखना, ये आपकी ऑड टर्म्स है। अगर आपसे ये पूछे x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, इस बार आप क्या करोगे? इवन टर्म्स लिख दो, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। लिख लोगे? लिख लिए ये फॉर्मूले? मतलब लिख नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपकी जो डीपीपी और वो दी जाएगी ना, आई थिंक उसमें एक क्वेश्चन इसका भी है, आप लोग कर पाओगे फिर इसको। लिख लिए क्या सभी ने? Yes, ma'am. अच्छा, इसके बाद दो Yes, और ma'am. हैं, देखो x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, एक्स प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n। ये दोनों केस हैं, बीच में एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। जब आपका n ऑड है, इस केस में क्या है? n इज ऑड, ठीक है। तो आपसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। और अगर x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n और x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, अब क्या है? इस बार n क्या है आपका? इवन है, ठीक है, यहाँ भी इवन है यहाँ भी इवन है। इवन का मतलब x प्लस ए का मान लो 2 पावर दे रखी हो, और या 4 दे रखी हो या 8 दे रखी हो, इस तरीके से। तो जब बीच में प्लस है ना, तो इवन के केस में क्या आएगा? n बाय टू प्लस वन, और अगर बीच में माइनस है तो क्या आएगा? n बाय टू, ठीक है। समझ रहे हो? क्वेश्चन बताऊं इस पे एक, अगर तुम्हें फॉर्मूले ऐसे समझ नहीं आ रहे हो तो। ये नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन एक छोटा सा देख लेते हैं हम, तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैम क्या वो कर रही है। क्वेश्चन देखो, ये एक्स प्लस ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 100, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इसमें। देखो अब इसमें पावर क्या है आपकी? इवन है ना,
पावर इवन है तो इवन वाले पे चलो। ये वाले दोनों केसेस किसके थे आपके? इवन पावर के। ये वाले किसके थे? ऑड पावर के। इवन पावर में अब पहले साइन देखो, इवन पावर में साइन है बीच में प्लस, इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो प्लस के साथ ये वाला फॉर्मूला है, n/2 + 1 डायरेक्टली अप्लाई कर दो, 100/2 + 1 दैट इज 51। समझ आया? समझ आया क्या? Yes, ma'am. हाँ या ना बोल दो। यस मैम। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ये नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे, बल्कि अभी भेज दूंगी थोड़ी देर में। कोई भी बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आप जा सकते हो। सेशन कंप्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है ना वो बिल्कुल क्वेश्चंस बेस्ड होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके 80% कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो मिसलेनियस क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में, अटेंड करना मत भूलना। ऑल राइट। ओ वेलकम राजेंद्र। चलें फिर करें सेशन एंड। वेलकम आयुष। मुझे 2-4 बार में आपका नाम याद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में भी भूल जाऊँ। गुड नाइट साहिल। वेलकम कुंदन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग इतने ही ट्राई कर लेना, राइट? चलो बाय। वेलकम धर्मेंद्र। गुड नाइट धर्मेंद्र। गुड नाइट एवरीवन। बाय वंश, बाय। अच्छा राजेंद्र बोला है मैम मेरा नाम आर्यन ढाका है। ओके राजेंद्र बेटा, अब मेरे को ना आप हर क्लास में बताना, धीरे धीरे मुझे याद हो जाएंगे नाम, क्योंकि बच्चों ने ना अपने नाम कुछ और ही लिखे हुए हैं। ठीक है ठीक है।